नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक के मेन कमांडर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि चाइना धीरे धीरे एक बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना यूजिंग बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी टू मास्क राइजिंग अग्रेशन इन पैसिफिक। नाउ अगेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बॉइलिंग फ्रॉग, उबलता हुआ एक मेंढक, ये इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी चाइना की है क्या, और इंडिया को क्या इससे खतरा है? ये मैं आपको समझाता हूं बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में ना। जो ये बॉइलिंग फ्रॉग अपने आप में आप कह लीजिए जो एक ईडीएम या फिर एक फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक मेंढक को एक उबलते हुए पानी के एक बर्तन में डाल देते हैं, पानी वहां पर बिल्कुल खौल रहा है, ठीक है, उस बर्तन में आप अगर एक मेंढक को डालोगे ना, इमीडिएटली मेंढक उस बर्तन से बाहर निकल जाएगा छलांग मार के। मगर मेंढक को मारने का एक तरीका है कि आप पहले मेंढक को रखो नॉर्मल वाटर में, एक बर्तन है उसमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आप मेंढक को रखो और धीरे धीरे तापमान को आप बढ़ाओ। ना मेंढक के केस में क्या होता है कि मेंढक धीरे धीरे अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है अपने आसपास के पानी के टेम्परेचर के हिसाब से। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि मेंढक बाहर जंप नहीं मारेगा, मेंढक पानी में ही बैठा रहेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा कि थोड़ा सा और बस एडजस्टमेंट कर लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, द वाटर इज बॉइलिंग और खतरा है मेंढक के मरने का, उस वक्त जब मेंढक कूदने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बची होगी। उसकी जो टांगे हैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक गल चुकी है और ऑलरेडी वो अपने मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर चुका है अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने में। अब वो फंस चुका है। सिंस पानी का तापमान लगातार जो बढ़ रहा था, उसको मेंढक ने नहीं नोटिस किया, वो मारा गया। और कई बार मेंढक ऐसे मारे भी जाते हैं। दिस इज अ प्रूवन साइंटिफिक थ्योरी। और यूएसए के इंडो पैसिफिक कमांडर के हिसाब से चाइना भी अपने आसपास के देशों के साथ यही कर रहा है। अगर अचानक से चाइना आज के आज वॉर स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि चाइना को सडन एक शॉक मिले, कंट्रीज एक बार को पुश बैक करे चाइना को। मगर चाइना अगर ये सारा अग्रेशन नॉर्मलाइज कर ले, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज से कई साल पहले अगर आपको न्यूज़ मिलती कि चाइना की एक शिप ने फिलीपींस की एक कोस्ट गार्ड शिप को डुबा दिया, या फिर इंडोनेशिया के आसपास बॉम्बिंग कर दी, या फिर ताइवान के आसपास बॉम्बिंग कर दी, आप शॉक्ड हो जाते। आपको लगता कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। मगर आज के समय चाइना ने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि बहुत सारे एक्शंस चाइना के नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब अगर मान लो न्यूज़ आती है कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास चाइना ने टैंक्स खड़े कर दिए, आप उतना सरप्राइज नहीं फील करोगे जितना आज से कई साल पहले किया करते थे। फिलीपींस की अगर कोई शिप ये गिरा देती है, या फिर आप मान लो ये भी न्यूज़ आ जाती है कि चाइना ने फिलीपींस का एक टापू कब्जा लिया है, आई गारंटी आप सरप्राइज नहीं होंगे। आप कहोगे ठीक है, अब तो चाइना ने ये ट्रेंड ही बना लिया है, चाइना अब अग्रेशन ही कर रहा है। इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी। चाइना ये अज्यूम कर रहा है कि आसपास के देश धीरे धीरे नोटिस ही नहीं करेंगे कि पानी का तापमान बढ़ रहा है, और एक टाइम पे आकर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि उस टाइम तक रिएक्ट जब ये करेंगे कंट्रीज, काफ़ी देर हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ही न्यूज़ आई है कि चाइना ने वाटर कैनन्स फायर किए हैं फिलीपींस की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस मूव है, क्योंकि फिलीपींस और यूएसए का एक डिफेंस पैक्ट है। कोई भी अटैक फिलीपींस पे माना जाएगा एक अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, और चाइना काफ़ी बार इसी डिफेंस पैक्ट को टेस्ट करता हुआ दिखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक ना चाइना के आसपास जो देश हैं, इन्होंने आपस में कोई एक नया मिलिट्री पैक्ट नहीं बनाया। डर आप कह लीजिए चाइना का ऐसे है, या फिर आप कह लीजिए जो चाइना की बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी है ये इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है कि अभी तक ना कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया जापान ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, या फिर आसपास के जो चाइना के कंट्रीज हैं इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, आसियान कंट्रीज ने आपस में एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। इवन दो शी जिनपिंग ऑलमोस्ट हर 6 से लेकर 8 महीने में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि चाइनीज मिलिट्री को वॉर के लिए रेडी रहना होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली शी जिनपिंग ने शेकअप किया है चाइना की मिलिट्री को, और ये कहा है कि इट इज टाइम टू रीथिंक ऑफ हाउ टू फाइट एंड विन फ्यूचर वॉर्स। तो अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा, जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाइना मेंढक उबाल रहा है, धीरे धीरे जो तापमान है पानी का ये बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि मेंढक क्या टाइम पे रिएक्ट करेगा, या फिर मेंढक वहीं पर बैठा रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें आसपास के कंट्रीज़ की,
तो इंडिया को इतना मैं कहूंगा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। इस रीजन में चाइना के बाद स्ट्रांगेस्ट, सेकंड नंबर पे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री आपको इंडिया की मिलेगी। इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सनल भी है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इंडिया के पास, और बहुत ही जल्द हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ जाएंगे। रिसेंटली ही इंडिया ने अपनी पहली हाइपरसोनिक टेस्ट फैसिलिटी ये बनाई है आईआईटी कानपुर में। यहाँ पे हम बहुत सारा रिसर्च वर्क करेंगे। तो अभी वैसे कुछ टाइम हमको लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, बट इवेंचुअली इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइल आने के बाद देखिए, मुझे लगता नहीं है कि चाइना कभी भी एक फुल स्केल वॉर इंडिया के अगेंस्ट करना चाहेगा। इट विल बी फुलिश। नाउ रही बात आसपास के बाकी देशों की, ताइवान यहाँ पे आता है, फिलीपींस आता है, जापान आता है। मैं कहूंगा वहां पर ना ऑकस का जो रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑकस आपको पता होगा एक प्रॉपर सिक्योरिटी ग्रुप है। क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड एक सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है। ऑकस की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, 3 कंट्रीज का ग्रुप है। और यूएस ऑफिशियल्स ने रिसेंटली कहा था कि ऑकस को ये एक्सपैंड करने की सोचेंगे। बहुत ही जल्द हो सकता है कि जापान को भी ऑकस में डाला जाए और उसके अंडर जापान को भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल सकती है। दैट इज अ ह्यूज डिटरेंस अगेंस्ट चाइना। नाउ अगर यहाँ पे आप पूछेंगे कि इंडिया ऑकस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, देखिए अगर हम वो करते हैं तो रशिया के साथ रिलेशंस हमारे सडनली बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। रशिया ने ओपनली आलोचना करी है ऑकस की और ये तक कह दिया कि ऑकस के अंडर प्रोलिफरेशन हो सकती है। मतलब कि जो मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो आपको बाहर के देशों को नहीं देनी होती, जो बाकी कंट्रीज के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, हो सकता है वो शेयर की जाए। तो रशिया बिल्कुल ऑकस के अगेंस्ट है। रशिया वैसे क्वाड के अगेंस्ट भी बोल चुका है, मगर इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि क्वाड एक सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, उसमें कोई मिलिट्री एस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चाइना को चेक में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑकस का धीरे धीरे एक्सपेंशन हो, जापान और फिलीपींस को भी ऑकस में डाला जाए। इंडिया खुद ही ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि हम लोग ऑकस का पार्ट बने, हमें कुछ उसकी नीड नहीं है। जो भी ऑकस ग्रुप ऑफर करता है हम लोग खुद ही काफ़ी हद तक बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कल को फ्रांस जैसी कंट्री के साथ मिलकर वैसी सबमरीन्स खुद बना सकते हैं। तो देखिए, जो ये बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी है इसकी बात करी है एक अमेरिकन कमांडर ने, और इवेंचुअली इस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जो भी काम करना है वो जो जिम्मेदारी है वो भी प्रिडोमिनेटली यूएसए पर ही आती है। तो देखना होगा इन द फ्यूचर कि यूएस क्या करता है, और जियोपॉलिटिकली क्या ये जो मेंढक है क्या ये उबलता रहेगा या फिर एक टाइम पे आकर ये एक्शन लेगा। नाउ फाइनली आप सब लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बहुत ही जल्द कहां पर बनेगा। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दुबई, लंदन, मुंबई या फिर बीजिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर इस वक्त एक मैसिव सेल चल रही है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा दिल्ली में। आप दिल्ली में रहेंगे, आपका खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। तो ये सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं फॉर लेस देन 1000 रुपीज अ मंथ, क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और 1000 रुपये से भी कम हर महीने पे करके आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 2.5 साल की है, तो आपके पास लंबा समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।